नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात आज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जर्मनी की एक बड़ी इंजीनियरिंग की कंपनी है सीमेंस, हर तरह के इक्विपमेंट बनाती है और ख़ास तौर पर रेलवे वालों के बहुत काम आती है। अच्छा, अभी हिंदुस्तान सरकार ने, यानी हिंदुस्तान का जो सरफेस ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है, जो वो उससे उन्होंने कांटेक्ट किया है, राब्ता किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि आप यहाँ हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाएं। अभी ये इलेक्ट्रिक कॉरिडोर क्या है, सीमेंस कंपनी ने पहले ही जर्मनी में और ऑस्ट्रिया उसके नज़दीकी है, पड़ोसी मुल्क है, दोनों मुल्कों में ऐसे इलेक्ट्रिक कॉरिडोर, वो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक हाईवे बोलते हैं, वो बनाए हैं। उसमें क्या होता है कि एक लेन जो है ना, पूरे रास्ते में रोड पे एक लेन को मुख्तस किया जाता है, यानी डेडिकेटेड की जाती है कि वहाँ से सिर्फ बिजली की गाड़ियाँ गुजरेंगी। और वो बिजली की गाड़ियाँ, बावजूद इसके कि उनमें बैटरी तो होती ही है, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर एक पेंटोग्राम लगा रहता है और ऊपर से तारें टंगी रहती हैं। और जैसे ही रोड पर गाड़ी आती है तो उसका पेंटोग्राम ऊपर हो जाता है और तारों से कनेक्ट हो जाता है और फिर तारों में से बिजली लेना शुरू करता है। वैसे क्या होता है कि ये जो बिजली की गाड़ियां हैं ना, इनकी जो चलने की उम्र है या चलने का वक्फा है, वो इस पर डिपेंड करता है कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। कोई बैटरी 50 किलोमीटर के बाद बंद हो जाएगी, कोई 100 के बाद, कोई 200 के बाद। अब जाहिर है बसें या ट्रकें तो हज़ार 1500 किलोमीटर के सफ़र पर चलती रहती हैं, और ख़ास तौर पर ट्रकें तो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत दूर दूर तक जाती हैं। तो फिर वहाँ पर तो फिर बैटरी की वो बस जो या ट्रक जो है वो तो चल नहीं पाएगी। लेकिन ऐसे रोड पर अगर एक लेन डेडिकेटेड कर दी जाए और उसके ऊपर बिजली की तारें लगा दी जाए और उस बस या ट्रक में ऊपर से पेंटोग्राम भी लगा हो, तो फिर एक तो वो जो गाड़ियां हैं ना, वो बिजली से चलेंगी, यानी उससे माहौलियाती आलूदगी या पॉल्यूशन नहीं होगा। और दूसरे, क्योंकि वो डेडिकेटेड लेन होगी ना, तो डेडिकेटेड लेन होगी तो उसके आगे पीछे दूसरा कोई नहीं आएगा। वो कानूनी तौर पर उस लेन पर सिर्फ इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ ही चल पाएंगी, कोई भी नहीं आएगा, तो फिर उसको रुकावट नहीं होगी और वो बहुत जल्द पहुंच जाएगी अपनी मंजिल मकसूद पर। ये कुछ ऐसे ही चलती हैं, आप तसव्वुर करें, मैं खैर थोड़ा वीडियो भी दे देता हूँ इसके साथ, लेकिन आप कुछ ऐसा तसव्वुर करें जैसे कि बिजली की ट्रेन चलती है। बिजली अभी हमारे यहाँ बम्बई में जैसे लोकल ट्रेन है या मेट्रो है या इसी तरह जो दूर दूर तक भी गाड़ियाँ जाती हैं, तो उनमें क्या होता है कि ट्रेन के ऊपर पेंटोग्राम लगा रहता है और पूरे रास्ते पर जो रेलवे रेल्स होते हैं उसके ऊपर तारें लगी होती हैं बिजली की, और फिर पेंटोग्राम ऊपर होता है और उनमें से जो है करंट ले लेता है और इससे चलता रहता है। अच्छा, इसमें बैटरी भी लगा दी जाती है उस बस या ट्रक में कि अगर रास्ता उसको बदलना पड़े कहीं पर भी, या वो रास्ता ख़त्म हो जाए और आगे उसको नॉर्मल रास्ते पे जाना पड़े, तो वो बैटरी से भी चल सकती है वो गाड़ी। तो ये मतलब मल्टीपर्पज़ व्हीकल होगी। इससे दोनों मकासद हल होंगे कि एक तो पॉल्यूशन नहीं होगी और दूसरे लॉजिस्टिक्स का जो एक ख़र्चा भी कम आएगा। ज़ाहिर है बिजली सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू डीजल, और फिर वक्त भी कम लगेगा, जो कि इस वक्त लॉजिस्टिक्स का खर्चा और वक्त इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लगता है, और हिंदुस्तानी सरकार चाहती है कि उसको कम से कम करें। अभी ये सीमेंट्स के साथ बात हो गई है और इस सिलसिले में अभी पहले जो दिल्ली और जयपुर का जो टुकड़ा बना है उस पर ये एक लेन मुख्तस की जाएगी और ये तारें लगा दी जाएंगी, और उसके बाद फिर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो पूरा है
कुछ 1200 किलोमीटर का है, पूरे पर तारें लगा दी जाएंगी और फिर पूरे रास्ते से इस किस्म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना चल पाएंगी। नाजरीन, एक दुख की बात है, पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन अदाकार, अभी तो हम कहेंगे हुआ करता था 60s में 70s में, बावजूद इसके कि वो जवान था लेकिन उस वक्त भी वो एक्टर प्ले करता था। उसका नाम था मोहम्मद कवी खान और बहुत उसने अवार्ड भी उसने हासिल किए और बहुत शाबाशी वाह भी मिली उसको। और बावजूद इसके कि उस ज़माने में पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन अदाकार हुआ करते थे जैसे मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, लेकिन इसकी एक अपनी पहचान थी और इसकी बावजूद इसके कि वो जवान था, वो जवान का किरदार भी अदा कर सकता था और बैक वक्त बूढ़े का किरदार भी इतनी ही यानी खूबी से अदा कर सकता था। वो कल जो है कनाडा में उसको कुछ गुर्दे की तकलीफ़ थी और उसकी वजह से कल उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, हमने आपको पहले बताया तो है इमरान खान के बारे में कि उसके ऊपर कई केस हो चुके हैं। फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशाखाना का केस है और तौहीन अदालत का केस है और ये इन सारे केसों में उसके ऊपर समन्स निकलते रहते हैं यके बाद दीगरे, लेकिन वो किसी भी समन को खातर में नहीं लाता और कोर्ट में हाजिर नहीं होता। तो अभी तोशाखाना केस में उसके ऊपर जो समन निकले हुए थे और वो नहीं आया तो फिर उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया। तो कल इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पुलिस के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार करने जमान पार्क पहुंच गई। अब ये साहब जो कि चंद रोज़ कबल तक तो बोल रहे थे कि हम जेल भरो तारीख की उसने कॉल दी थी, उसने सदा दी थी जेल भरो, लेकिन खुद 2 दिन पहले जो है ज़मानत लेनी थी उसने लाहौर हाई कोर्ट से। और अभी कल जब उसको पकड़ने पुलिस पहुंची तो पता नहीं कहाँ छुप गया। कुछ लोग तो कहते थे कि बिस्तर के नीचे छुप गया था, लेकिन खैर वो वहाँ से गुम हो गया। और इसके ज़माने में इसके जब वज़ीर आज़म हुआ करता था तो एक वज़ीर था शिबली फराज, वो अहमद फराज जो गज़ल लारिसिस्ट था उसका बेटा शिबली फराज, उसने पुलिस को बताया कि इमरान खान घर पर नहीं है। ये अलग बात है कि जब पुलिस चली गई तो फिर वो पता नहीं कहाँ से निकल आया और फिर उसने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत भी की और बोला कि ये विच हंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अच्छा, इसके अजीब बात तो ये है कि एक तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई, लेकिन फिर जब राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, उनसे जब ये पूछा गया कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं कि, तो वो बोलता है नहीं हम तो नहीं चाहते। अच्छा, ये उसको ये कहना चाहता होगा कि ये कोर्ट का अपना मसला है और कोर्ट ने अपनी तरफ से वारंट निकाला है, इससे पाकिस्तान की मरकज़ी सरकार यानी नून लीग या PDM का कोई वास्ता नहीं है। नाज़रीन, कल इमरान खान ने प्रेस के नुमाइंदों से बात करते हुए एक अजीब बात कही। उसने कहा कि तोशाखाना केस में जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने बहुत कमाया है और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब यहाँ पर ये हम आपके गोशगुजार कर दें नाजरीन, आपको शायद इसका इल्म हो या न हो। पाकिस्तान का जो कानून है उसके लिहाज से कोई भी क्राइम सरजद होता है, जुर्म सरजद होता है, ऐसे तो जो उसका अफेक्टेड पर्सन होता है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो जाके पुलिस को इसकी रिपोर्ट करे, जिसे कहते हैं कि FIR कटवाना या FIR फाइल करना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाना। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये कोई भी अगर जुर्म सरजद हुआ है, किसी ने भी किया है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी दूसरा शख्स यानी कोई भी दूसरा पाकिस्तानी जो है अगर उसके पास सबूत हैं
तो वो भी जाके FIR उसके खिलाफ फाइल करवा सकता है। ज़ाहिर है उसको उसके लिए उसके सबूत देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर जनाब इमरान खान कहते हैं कि जरदारी ने और नवाज़ शरीफ ने भी बहुत सारी मतलब गिफ्ट जो थी वो तोहफ़े थे वो ख़रीदे और बेचे और कमाया है, मतलब उसका ये है कि मुझसे ज़्यादा तो उन्होंने जुर्म किया है, तो फिर इसके पास भी तो पूरी की पूरी बैटरी है वकीलों की, क्यों नहीं फिर इसके वकील जाकर उसके ख़िलाफ़ FIR कटवाते नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और ये जरदारी हाफिज़ जरदारी के ख़िलाफ़। और वैसे भी जनाब मैं एक अर्ज़ कर दूं कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि जरदारी ने भी ये गुनाह किया था, या हम ये फ़र्ज़ कर लें कि नवाज़ शरीफ ने भी ये गुनाह किया था, तो क्या इससे इसको इमरान खान को ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी यही गुनाह करे? इससे ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, आप चाहें तो उसके खिलाफ़ केस कर सकते हैं और फिर दोनों को एक ही जैसी सज़ा मिलेगी। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ कतर गए हुए थे। कतर में आजकल क्या है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, और अगर पाकिस्तान उसमें शरीक हो रहा है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस में, तो इसका मतलब वो ये मानता है कि वो भी एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी एक पसमानदा मुल्क है, एक पिछड़ा हुआ मुल्क है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर वो कतर का जो अमीर है शेख तमीम बिन हमाद अल सानी, उससे उसकी मुलाकात हुई, और फिर वो जो एक किस्म का स्टीरियोटाइप जो मुश्तरका एलामिया होता है वो जारी कर दिया गया कि बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत हुई, और अमीर ने पाकिस्तान के मसलों को समझा और बोला कि हम पाकिस्तान को उसकी माशी मदद करते रहेंगे, किसी भी लिहाज से उसको डूबने नहीं देंगे। इस तरह के वो जो रटे रटाए जुमले उसमें बताए गए हैं। लेकिन हम सवाल ये करते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से पावर जनरेशन के लिए गैस के प्लांट लगाए गए थे, और ये पिछले साल जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया में गैस के भाव और तेल के भाव को भी समझो लेकिन गैस बहुत महंगी हो गई। $170 में एक ब्रिटिश यूनिट हुआ करता था, जो कि अभी $500 तक पहुंच गया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाट एवर यू में से जो है ना, वो गैस जो है ना जो जलती है, तो वो बहुत महंगी हो गई है। तो अगर सचमुच शेख तमीम जो है बिन हमाद अल सानी को पाकिस्तान के साथ इतनी हमदर्दी है, तो फिर क्यों नहीं वो पाकिस्तान को डिफर्ड पेमेंट पर गैस की सप्लाई करता, ताकि पाकिस्तान में कम से कम वो जो बिजली के कारखाने मतलब पावर हाउस वो भी शुरू हो जाएं, और कई कारखाने जो है ना, ये जो गैस से फर्टिलाइज़र भी बनता है, खाद भी बनती है, और खाद तो आपको मालूम है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, और पहले ही पाकिस्तान में अनाज की पैदावार कम हुई है, इसकी वजह से अनाज बहुत महंगा हो गया है। तो अगर सचमुच अमीर जो कतर के हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद करें, तो उन्हें फिर पाकिस्तान को उधारी पे गैस देनी चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।